बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कि एक्सरेज अगर प्रोड्यूस करनी है तो आपको हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को किसी हैवियर एटम पे बम्बार करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब वो एक्सरेज प्रोड्यूस हुई और उनका स्पेक्ट्रम बनाया साइंटिस्ट ने, तो स्पेक्ट्रम इस शेप का बना। स्पेक्ट्रम में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लेते हैं, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये वो सबसे कम वेवलेंथ है, स्टार्टिंग वेवलेंथ, इसको लैम्डा मिनिमम भी कहेंगे। ये स्पेक्ट्रम है पूरा। ठीक है, अब इस स्पेक्ट्रम को अगर देखें, ये मैंने समझाया था चैप्टर के शुरू में, ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, लेकिन इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पे लाइंस भी हैं। कंटिन्यूस तो नॉर्मली ये होता है ना, वो सीधा जाता है, यहाँ पे आके क्या हो गई, ये लाइनें बन गई। ठीक है, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर ही लाइन स्पेक्ट्रम भी मौजूद है। तो इस स्पेक्ट्रम को देख के यही ज़ाहिर होता है कि इसमें दो टाइप की एक्सरेज हैं। एक वो एक्सरेज जो ये लाइन स्पेक्ट्रम बना रही है, दूसरी वो एक्सरेज है जो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बना रही है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रम की जमा। पहले वो कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये जो दो लाइनें और ये जो दो लाइनें, ये क्या है, लाइन, ये एक फिक्स वेवलेंथ है, फिर बीच में गैप है, उसके बाद अगली वेवलेंथ है, इसी को हमने लाइन कहा था ना। ठीक है, फिर ये दोनों लाइनों के दरमियान भी गैप है, और इस लाइन और इस दरमियान लाइन के दरमियान ये गैप है। अब लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है? लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशंस। ये मैं भी समझाता हूँ क्या होती है इनर शेल ट्रांजिशंस। देखिए, कोई भी एटम अगर है तो ये उसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, उसके ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, के एल एम एन। नॉर्मली जब आप किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो उसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, वह हायर ऑर्बिट में जाता है, फिर दोबारा अपने ऑर्बिट में वापस आता है, तो फोटॉन्स क्या करता है, वो इमिट करता है। इस केस में क्या हो रहा है, ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है ये इनर शेल से टकराते हैं। इनर शेल, जैसे सबसे इनर शेल कौन सा है, के। ठीक है, वो पर्दा थोड़ा सा खोल दो यार, हल्का सा खोल दो, रोशनी आ जाए बस। बस 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 बस, बहुत बहुत है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब के शेल के इलेक्ट्रॉन से आके टकराएगा, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन को इसने निकाल दिया, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इधर जाएगा इधर जाएगा। के शेल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन खुद भी क्या हो गया, स्कैटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक खला पैदा हो गया। यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो के शेल से जो हायर ऑर्बिट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन इस खला को पुर करेंगे। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि एल शेल से कोई इलेक्ट्रॉन आए, इस वैकेंसी को फिल करे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तब यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। वैकेंसी किसको कहते हैं, खला, खाली जगह। इलेक्ट्रॉन एक खाली जगह है जिसको इलेक्ट्रॉन आगे क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, एल शेल का इलेक्ट्रॉन आए, इसको फिल करे। जब एल शेल के इलेक्ट्रॉन इसको आगे फिल करेगा तो अगेन के और एल के दरमियान, अगर ये मोलिब्डेनियम है या टंगस्टन है, तो हर एटम के शेल्स के दरमियान एनर्जी का एक खास डिफरेंस होगा। इस तरह मैंने हाइड्रोजन के लिए निकाली थी। तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस का फोटोन क्या होगा, इमिट हो जाएगा। तो उसके नतीजे में जो हमें लाइन मिलेगी उसको हम कहेंगे के अल्फा। उसको हम क्या कहेंगे, के अल्फा। ये के सीरीज है ना, तो ये के अल्फा है। ठीक है, फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एल शेल का इलेक्ट्रॉन इसको फिल ना करे, एम शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करे। किस शेल का इलेक्ट्रॉन फिल करे, बल्कि के अल्फा ये होगा यार, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एम शेल का इलेक्ट्रॉन जब आएगा के में, उसको क्या कहेंगे, के बीटा। एम से जब आएगा के में तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एन शेल से इलेक्ट्रॉन आए के शेल में, तो एन शेल का इलेक्ट्रॉन जब के शेल में आएगा उसको क्या कहेंगे, के गामा। तो इसको कहेंगे के सीरीज, के अल्फा, के बीटा, के गामा, इसको क्या कहेंगे, के सीरीज। के सीरीज से क्या मुराद है,
के से जो हायर ऑर्बिट्स हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं, के शेल में आ रहे हैं। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन निकला है जब ये क्या हो रहे हैं, वहाँ पर आ रहे हैं। क्लियर है भाई। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन आए ये एल शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दे। के में से भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी है कि किससे निकाल दे, एल शेल से। तो एल शेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एल के बाद पहला ऑर्बिट कौन सा, एम। एम का इलेक्ट्रॉन जब फिल करेगा इसको एल को, तो इसको हम कहेंगे एल अल्फा, और एन का अगर फिल करेंगे तो इसको कहेंगे एल बीटा। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, एल सीरीज हो गई। तो के सीरीज का मतलब है के सीरीज में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हायर ऑर्बिट से। अल्फा का मतलब है पहली लाइन, बीटा का मतलब है दूसरी लाइन, गामा का मतलब है, एल का मतलब है एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब ये अगर टंगस्टन है तो टंगस्टन की एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होंगे। ये अगर मोलिब्डेनियम है तो मोलिब्डेनियम के एनर्जी लेवल्स, तो हर एक एटम का अपना एक स्पेक्ट्रम बनेगा जो दूसरे से बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स दूसरे शेल से, दूसरे एटम से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए इसको कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम है। हर एक एटम का एक्सरेज का अपना एक स्पेक्ट्रम होगा, अपनी एक ख़ास लाइनें होंगी, ख़ास वेवलेंथ की, ख़ास एनर्जी की, ख़ास फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, क्लियर है। तो एनर्जी कह लो, फ्रीक्वेंसी कह लो या वेवलेंथ कह लो ऑफ एक्सरेज डिपेंड्स अपॉन टारगेट मटेरियल। कौन सी एक्सरेज, ये वाली लाइन स्पेक्ट्रम की बात हो रही है। 10 सर्व्स एज फिंगरप्रिंट्स फॉर हैवियर एटम्स। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वह फिंगरप्रिंट के तौर पे काम करता है। स्पेक्ट्रम देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा आइटम है या कौन सा एलिमेंट है। सही है, क्लियर हो गया। निकल सकते हैं, लेकिन इनर बात कर रहे हैं। इनर, तो इनर शेल क्या है, सबसे इनर के है, उससे इनर क्या है, एल है। हाई एनर्जी जब ही इमिट होगी ना एम शेल से, तो फिर याद है एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी इमिट नहीं होगी। हाई एनर्जी इमिट होगी तभी आपको एक्सरे मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये मेरे ख्याल जर्मन वर्ड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या है, यहाँ मैंने लिखा है, ये हमने बोर मॉडल में भी पढ़ा था। एटॉमिक मॉडल जब हम स्टडी कर रहे, रदरफोर्ड के मॉडल में जो मसला था क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है, डिसलेरेट्स, जब उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, देयर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू रेडिएशंस। जब भी चार्ज पार्टिकल डिसलेरेट होंगे, उनकी स्पीड स्लो होगी, तो उनकी एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में ज़ाहिर होगी, जो एनर्जी उनकी क्या हो रही है, कम हो रही। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इस तरह हम इसको जाहिर कर सकते हैं कि एटम है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन आके टकराया फास्ट मूविंग, टकराने के बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया, लेकिन वो स्लो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रेडिएशंस को इमिट करेगा। उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ, और एनर्जी क्या होगी, एच एफ। ठीक है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ जो है वो टारगेट मटेरियल पर डिपेंड नहीं कर रही। ये शेल की ट्रांजिशंस नहीं हो रही, इसमें तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसमें, रेडिएशंस में। तो इंस्टेड इट डिपेंड्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इम्पैक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं, ये जो स्लो डाउन हो रहे हैं, इनके स्लो होने की वजह से क्या हो रही है, रेडिएशंस इमिट हो रही। ठीक है, क्लियर है। ये मिटा दूं ये डायग्राम। देखिए अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो आके इम्पैक्ट कर रहा है, टकरा रहा है, एक तो ये इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरे न्यूक्लियस के करीब से भी गुजर रहा है। न्यूक्लियस भी इस पर कुछ फोर्स लगाएगा। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इम्पैक्ट की वजह से और न्यूक्लियस की फोर्स की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड क्या होगी, और ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को फोटॉन्स में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए पॉसिबिलिटी क्या है। फर्ज करें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन आया, तो वो कितनी अपनी एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है, हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट कर दे। सही है। फिर आगे जाके दोबारा टकराए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट कर दे, फिर आगे जाके दोबारा टकराए, कुछ और कन्वर्ट कर दे। समझ रहे। तो पहले इम्पैक्ट में पॉसिबिलिटी क्या है,
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खारिज कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6, मैक्सिमम कितनी कर सकता है? जितनी उसके पास है। हो सकता है कि वो एक कोलिजन इतना स्ट्रांग हो कि वो सारी एनर्जी वहीं पे क्या कर दे, ज़ाया कर दे, यानी कि कन्वर्ट कर दे। ज़ाया तो नहीं कर दे, सारी एनर्जी को क्या कर दे, रेडिएशन में कन्वर्ट कर दे। तो वो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। उसकी वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। तो ये मिनिमम वेवलेंथ यहाँ जो मैंने लिखा था मिटा दिया। मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी को रेडिएशंस में कन्वर्ट कर दे। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उस केस में क्या होगा? व्हेन इन अ सिंगल कोलिजन, या इम्पैक्ट के लें, ऑल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड टू रेडिएशन। इस केस में क्या होगा? सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इम्पैक्ट से क्या है? इम्पैक्ट से पहले क्या है? बिफोर इम्पैक्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं। बिफोर इम्पैक्ट की एनर्जी होनी चाहिए किसके बराबर? आफ्टर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर इम्पैक्ट क्या है? रेडिएशन की एनर्जी। चार्ज पार्टिकल की एनर्जी कैसे निकलती है? याद है कल हमने दिया भी था, पोटेंशियल दिया था ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स जो मैंने बताया था, 25,000 वोल्ट से लेकर 1,000 वोल्ट तक। और इसकी एनर्जी क्या होती है? HF, यही होती है ना। तो अगर F की जगह क्या पुट किया कर सकता हूँ मैं? फिर ये हम पहले भी देख चुके हैं, C/λ। F की जगह क्या पुट सकता है? C/λ। और ये लैम्डा मिनिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी, सारी की सारी एनर्जी क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। और इस लैम्डा मिनिमम को इधर ले आऊँ तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? HC/EV। ये V वो हाई वोल्टेज है, ये V क्या है? वो जिससे हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया था। तो ये आपके पास लैम्डा मिनिमम का फार्मूला, इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है ओ भाई, ठीक है। तो अगर कभी कोई न्यूमेरिकल बना, आज तक एक्सरेज का न्यूमेरिकल भी नहीं आता, ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ना MCQs में पूछा जा सकता है, तो वो यही लैम्डा मिनिमम निकालने को बोल सकता है। तो लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए अब क्या चाहिए? पोटेंशियल। HB कांस्टेंट है, CB कांस्टेंट है, EB पोटेंशियल दे देगा, लैम्डा मिनिमम आप निकाल लो। ठीक है। तो अब इसका एक ही टॉपिक रह गया चैप्टर का, लेज़र प्रिंसिपल। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक पढ़ लेंगे और इसके MCQs भी कर लेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा।